नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिग्गज अभिनेता को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत शांति का पक्षधर लेकिन जरूरत पड़ने पर दृढ़ता से कार्रवाई करने में सक्षम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। यूरोपीय नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी शांति योजना में प्रगति का स्वागत किया। और बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में प्रांजलि प्रशांत धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र का निधन आज सुबह मुंबई स्थित उनके आवास पर हो गया। 89 वर्षीय धर्मेंद्र स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। ये कहना था सिनेमा के हीमैन धर्म सिंह देओल यानी धर्मेंद्र का। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आज हमारे बीच नहीं है। सबकी आंखें नम हैं और वो पंच तत्व में विलीन हो गए। पंजाब से मुंबई तक के सफर में जीवन के संघर्ष ने धर्मेंद्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धर्मेंद्र को अपनी पहली फिल्म 1960 में मिली। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। धर्मेंद्र के लिए उनके करियर का टर्निंग पॉइंट फिल्म फूल और पत्थर से शुरू हुआ। बासु भट्टाचार्य की फिल्म अनुपमा धर्मेंद्र के करियर का वो मोड़ थी जहां उन्होंने साबित किया कि एक हैंडसम हीरो भी अद्भुत संवेदनशील अभिनेता हो सकता है। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी ताकत उनके चेहरे की वो नर्म रोशनी थी जो शब्दों से ज्यादा असर करती थी। साल 1975 में आई फिल्म शोले और चुपके चुपके ने भारतीय सिनेमा में उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म शोले में हेमा मालिनी के साथ उनके संवाद और अदाकारी को लोगों ने खूब पसंद किया। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। मगर मैं समझ गई। बसंती, मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। चुपके चुपके में हास्य के पीछे छिपी एक सुसंस्कृत भाषा ने धर्मेंद्र को नई पहचान दी। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए साहब। अरे क्या हुआ? ये देखिए, 4 रुपए खर्च करके अंग्रेजी की पुस्तक लाए थे। सोचा था आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, परंतु ये भाषा तो बहुत ही छल करती है साहब। NO नो, ये NOW भी नो। ताया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल। ये उचित तो नहीं है साहब। धर्मेंद्र अभिनय करते नहीं दिखते थे, बल्कि अपने किरदार में मौजूद दिखाई देते थे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जाने माने फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र एक ऐसी फिल्मी हस्ती और एक ऐसे असाधारण अभिनेता थे जिन्होंने हर भूमिका में गहराई भरी। उधर पंजाब का फगवाड़ा शहर मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन पर शोकाकुल है। पंजाब का फगवाड़ा शहर अपने धर्मेंद्र के निधन पर शोकाकुल है। लुधियाना के पास साहनेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र देओल की परवरिश फगवाड़ा में हुई थी। सफलता के बावजूद पंजाब में अपनी जड़ों के लिए उनकी विनम्रता और प्यार जारी रहा। धर्मेंद्र के स्कूल के साथी और सीनियर वकील शिव नारायण चोपड़ा उन्हें एक प्यारे इंसान के तौर पर याद करते हैं। धर्मेंद्र चले गया, मेरा यार से बहुत प्यार से इकट्ठे पढ़े, स्कूल पढ़े, 3री जमात तो लाके 10वीं जमात तक आर्या हाई स्कूल पढ़े, बाद 2 साल कॉलेज पढ़े और बहुत प्यार करता सी। पंजाब के लोगों, खासकर फगवाड़ा और साहनेवाल के लोगों के लिए धर्मेंद्र का देहांत सिर्फ भारतीय सिनेमा के एक आइकॉन का जाना नहीं है, बल्कि एक प्यारे बेटे का जाना है जिसका दिल कभी अपनी जड़ों से दूर नहीं गया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है,
हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गीता का संदेश केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व का ग्रंथ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि गीता का संदेश लोगों को संबल देता है और निराशा में भी आशा का संचार करता है। पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। वह घटना भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी। आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए भारत गीता का देश है, जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतीक होगा। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे, बाद में प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए श्रम सुधार भावी अर्थव्यवस्था के निर्माण, अनुपालन सरल बनाने, महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की स्थिति को मजबूत करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के उदय को स्वीकार करती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। श्री रिजिजू ने कहा कि उनकी बातचीत भारत भूटान मित्रता की गहराई और दोनों देशों के मूल्यों को दर्शाती है। श्री रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वापसी के सिलसिले में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के 56वें संस्करण में आज क्लासिक फिल्म मुरलीवाला का विशेष प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिल्मोत्सव में देश विदेश की फिल्मों और क्षेत्रीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के अलावा कई अलग अलग गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इफ्फी में आज सुबह के समय फिल्म निर्माता और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर मजहर कामरान ने अपनी नई पुस्तक माँ उमा पद्मा द एपिक सिनेमा ऑफ ऋत्विक घटक का विमोचन किया। फिल्मोत्सव में आज सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में द विजुअल फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो रही, जो एक महिला की आंतरिक संवेदनाओं और भावनाओं पर केंद्रित है। छोटी समयावधि की अलग अलग मुद्दों को उजागर करती क्षेत्रीय फिल्में भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ध्यान आकर्षित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में स्लोवाक फिल्म फ्लड भी शामिल है। शाम के समय कला अकादमी में दास्तान गुरुदत्त की संगीत में प्रस्तुति हुई, जिसने इस प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की जीवन यात्रा को दर्शकों के सामने रखा। आज ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संगीतमय कार्यक्रम इफिएस्टा का शानदार समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में आज महान अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि भी दी गई। उनके लिए दर्शकों और कलाकारों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद भी उपस्थित थे। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के बागपत में बड़ौद से दिल्ली और शामली के बीच 2 मेमू रेल सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मेमू रेलगाड़ियां छात्रों और पेशेवरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली, शामली, सहारनपुर गन्ने का बड़ा हब है ये और यहाँ पर किसानों की, छात्रों की बहुत एक बड़ी डिमांड है, जिस कारण से प्रधानमंत्री जी ने इस रूट पे बहुत ध्यान देकर कई अपग्रेड्स किए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया है। 2 ट्रेन सर्विसेज आज चालू की गई हैं, जो कि दिल्ली को शामली से जोड़ेगी। इस लाइन को डबल करने का काम हाथ में लिया है और बहुत जल्दी दिल्ली से शामली वाले सेक्शन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी। मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि नई नीति के तहत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का सह प्रज्वलन अनिवार्य कर दिया है। जो पहले पराली एक बहुत बड़ा बोझ था, वो प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुसार वो धीरे धीरे और सिर्फ उसको निपटाने का नहीं, उसको प्रॉफिटेबली वेस्ट टू एनर्जी कैसे कन्वर्ट करना, इस सोच चल रहा था। उसमें ये 240 TPD पैलेट प्लांट जो है, ये बहुत बड़ा योगदान इससे होता है और ओवरऑल जो पराली है बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन शुरुआत तो आज हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से लद्दाख की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों से लद्दाख की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिल रहा है। पश्मीना ऊन, नमदा कालीन और हाथ से बने ऊनी कपड़ों पर अब 12% के बजाय 5% टैक्स लग रहा है। इसके अलावा पारंपरिक लद्दाखी लकड़ी के उत्पादों और लद्दाखी थंका पेंटिंग पर 5% कर लग रहा है, जो पहले 12% टैक्स स्लैब का हिस्सा थे। कर में इन कटौती से हाथ से बने उत्पाद सस्ते हो गए हैं और इनकी बिक्री में वृद्धि हुई है। वहीं खुबानी, याक के दूध से बने डेयरी उत्पादों, लेह बेरी और दूसरे जैविक कृषि उत्पादों पर अब 5% टैक्स लग रहा है। इससे स्थानीय कृषि संस्करण में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है और छोटे उत्पादकों को भी मदद मिल रही है। ये सुधार लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने, उद्योगों को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों को किफायती बनाने में मदद कर रहे हैं। साथ ही इससे लद्दाख में बेहतर रोजी रोटी, सांस्कृतिक संरक्षण और राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि हो रही है। ऋषु जायसवाल के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। यूरोपीय नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के शांति प्रस्तावों पर जिनेवा में वार्ता में हुई प्रगति का स्वागत किया है। कल स्विट्जरलैंड में हुई बैठक में अमेरिका की 28 सूत्री शांति योजना पर चर्चा हुई। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान्स ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह सुनिश्चित करने में निर्णायक सकारात्मक योगदान दिया कि ये योजना यूरोप और यूक्रेन के दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार की जा सके। टोक्यो में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की प्रांजलि प्रशांत धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता का ये उनका तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने अभिनव देशवाल के साथ मिक्स्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और महिला एयर पिस्टल में रजत पदक जीता था। भारतीय निशानेबाजों ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिग्गज अभिनेता को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत शांति का पक्षधर लेकिन जरूरत पड़ने पर दृढ़ता से कार्रवाई करने में सक्षम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। यूरोपीय नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी शांति योजना में प्रगति का स्वागत किया और बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में प्रांजलि प्रशांत धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।